आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स के कई नाम हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं। कई नाम इस तरह से हो सकते हैं। तो पहले वाला जो नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसके नाम से हम इसे शॉर्ट फॉर्म आरबीडी भी लिख सकते हैं। पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपके थोड़े से 2 मिनट लेता हूं। चैप्टर अगर देखें तो ये एक तरह से पूरी की पूरी मैकेनिक्स का सार है। हमने आज तक जितना कुछ सीखा है वो हम इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे। हालांकि ये वाली बात मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए भी कही थी कि बेटा हमने आज तक जितनी बातें सीखी ना, मोर और लेस हम कभी ना कभी अप्लाई करेंगे, और हमने किए भी हैं। इसी तरह से हमने जो भी सेंटर ऑफ मास तक चीज़ें सीखी हैं वो प्लस कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हम सीखने वाले हैं वो सब मिला मिलू कर हम जितने भी कॉन्सेप्ट है वो लगभग रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर अप्लीकेबल होंगे। और अगर इस तरह से अगर देखें तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स एज कंपेयर टू अदर मैकेनिक्स के टॉपिक बड़ा भी है, टफ भी है, और एडवांस्ड के हिसाब से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट भी है। सर मेन के हिसाब से, बड़ा मेन के हिसाब से तो जैसे जितनी प्रोबेबिलिटी बाकी चैप्टर्स के सवाल आने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी आरबीडी के सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी है। खास तौर से भी चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है कि 2 सवाल आ जाएं बस, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा आने के चांस कम रहते हैं। लेकिन सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स थोड़ी सी बाकी चैप्टर्स के मुकाबले ज़्यादा है। दूसरी बात कि यार आखिर मेन के हिसाब से देखें तो क्या सिचुएशन है इसकी, तो बेटा मेन के हिसाब से तो मैंने कह ही दिया, सॉरी एडवांस के हिसाब से मैंने बोल ही दिया कि बेटा इसके सवाल आने के पॉसिबिलिटी बाकी चैप्टर से मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। चैप्टर जितना बड़ा उसके सवाल पूछने की संभावना उतनी ज़्यादा। मेन का सवाल जो है वो रिलेटिवली आसान भी पूछते हैं और 1 या 2 सवाल आते रहते हैं। एडवांस का सवाल रिलेटिवली टफ होगा, और एडवांस का सवाल जो भी होगा वो उसे करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे तगड़े जितने भी सवाल लगा रखे हों उसके बावजूद ही हम जगह इन सवाल इसके जो एडवांस का सवाल होगा वो कर सकते हैं। तो खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के बाद ही रिजिड बॉडी डायनामिक्स का सवाल अगर टफ आया तो बन पाएगा, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं बन पाएंगे। ये मान के चलना है इस बात को, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एडवांस के पेपर के अंदर आपको कभी कॉल लेनी पड़े कि सर मैं सवाल करूँ नहीं करूँ। तो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिखे कि आरबीडी का सवाल बहुत ही आसान है, फटाफट निपटा दो उसको, और लगे कि नहीं सर ये बहुत टफ है तो कोई बात नहीं, फटाक से कॉल लो कि अरे नहीं मैं नहीं करूँगा, ये बाद में करूँगा। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो उस टाइम में उस आरबीडी के सवाल के अंदर फंस के निपट जाए, और हो सकता है कि हमने थोड़ी स्मार्टनेस दिखा दी और हम उस रास्ते से निकल जाएं, तो ये हमें कॉल लेनी पड़ेगी। अगर कोई टफ सवाल आरबीडी का देखो, मैं क्लियरली इस बात को कहूँगा कि आप उसको एक्चुअल एग्जाम में, एक्चुअल जे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फाइट न दें, बल्कि आप आसान रास्ता ढूंढें, कोई आसान सवाल करें। तो अगेन मेन का जो सवाल आएगा वो रिलेटिवली आसान आएगा, एडवांस का सवाल जो अगर रिलेटिवली टफ आएगा, अगर बहुत टफ आए तो यू कैन स्किप इट। लेकिन अदरवाइज हमारी कोशिश, हमारी सारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर टफ सवाल भी अगर आता तो हमसे वो बने। और टफ सवाल बनाने के लिए मैं फिर से बोलूँगा, सारी शीट, सारी डीयूपी, सारा रिविजन बढ़िया तरीके से होगा, तब जाके आरबीडी का सवाल, तब जाके रोटेशनल डायनामिक्स का सवाल बन पाएगा एडवांस का, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। वैसे तो आप बोलोगे कि सर क्लियर सी बात है कि ऐसा कोई सिस्टम जिसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री समय के साथ चेंज ना हो उसे हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो, एक जनरल डेफिनेशन तो ये है ही है कि बॉडी whose shape, size and geometry remains unchanged। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेटा आपकी रिजिड बॉडी है। जैसे मैं क्रिकेट में लेदर बॉल की बात करूं, क्रिकेट की जो लेदर बॉल होती है दैट इज मोर और लेस ए रिजिड बॉडी। उसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री इंटैक्ट है, अनलेस आपके बहुत ही तगड़ा फोर्स उस पर ना लगाओ तो उसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री फिक्स ही है।
अगर मैं एक लॉन टेनिस की बॉल की बात करूं, तो अगर लॉन टेनिस की बॉल अगर सिर्फ पड़ी है, ऐसे पड़ी है, तो ऑफ कोर्स वो भी रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर मैं उसको स्क्वीज करूंगा तो ऑफ कोर्स वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो कई बार सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि कोई बॉडी रिजिड है या नहीं है। मैं रिजिड बॉडी की एक डेफिनेशन और दूंगा, और वह दूंगा कि रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। क्योंकि अगर रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर सेपरेशन बढ़ या घट गया तो इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी की शेप, साइज और ज्योमेट्री चेंज हो गई है। तो मैं एक बात को फिर से बोलता हूं कि रिजिड बॉडी है, इस बात का मतलब यह है कि उसके किसी भी दो पॉइंट की वजह से सेपरेशन ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। सेपरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए रिजिड बॉडी विल रिमेन फिक्स, विल रिमेन इंटैक्ट। तो एक लाइन लिखेगा, दैट इज separation between any pair of points on a rigid body remains unchanged। remains unchanged बोल दो बेटा, remains fixed बोल दो, ऐसे। ठीक है, मैं इस बात को फिर से एक बार के लिए मैथमेटिकली बताने की कोशिश करता हूं कि बेटा मान लो कि आपके पास है ये कोई रिजिड बॉडी है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो कोई से भी दो पॉइंट लो मर्जी से, आपकी मर्जी से। लेट से आपके पास ये पॉइंट है ए और लेट से आपके पास ये पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है लेट से वो आपके पास है आर, ये आपके पास है आर। तो अगर ये बॉडी रिजिड है तो ये बात तय है कि आर जो है वो फिक्स है, आर जो है वो फिक्स है, ना तो आर घटेगा ना बढ़ेगा। सर अगर आर फिक्स है, इस बात का क्या मैं ये अर्थ निकाल लूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है? कह सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में अगर बी की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो आर फिक्स रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी हो और उसके बावजूद आर फिक्स हो। कैसे? कि बी के पास सारे के सारे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन करेगी तो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, और अगर ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आर की तरफ नहीं आएगा। तो ना तो डिस्टेंस घटेगी ना डिस्टेंस बढ़ेगी। तो सर इससे आप क्या कंक्लूड करना चाहते हो? बेटा मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि रिजिड बॉडी के अंदर आइदर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर रेस्ट पे नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रिजिड बॉडी पर, एक रिजिड बॉडी पर रेस्ट पे रहेगा, या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो किसी प्रकार का इन दोनों पॉइंट के बीच में ना तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना आपका कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। सारे के सारे रिलेटिव वेलोसिटी अगर है तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पर एक बात और लिखना चाहता हूं कि ऑन ए रिजिड बॉडी ए पॉइंट should be at rest with respect to other, or it should perform circular motion about other। दूसरे के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे रहेगा या दूसरे के रेस्पेक्ट में वो सर्कुलर मोशन करेगा। सिर्फ दो ही कहानी है। तो एक रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट को तुम्हारे मन में आया ना बेटा, वो कोई दो पॉइंट ले लो, और दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में बेटा यही कहानी होगी, या तो ए पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, बी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, या ए बी के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा, या फिर बी ए के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा। और कोई केस नहीं बनेगा। आइदर द मोशन विल बी सर्कुलर और
they will perform, sorry, either it will be circular motion or they will be at rest with respect to each other. ये है हमारी कहानी कि आखिर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है। हालांकि सिर्फ इतनी सी बात से बात नहीं बनेगी, मैं थोड़ा सा और इस बात को डिटेल में बोलता हूँ। हालांकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमने कभी न कभी सर्कुलर मोशन में पढ़ रखी हैं, बट स्टिल एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको भी कहाँ याद होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, उसमें एक पॉइंट बढ़ाइए 1, ये दूसरा पॉइंट 2, सेपरेशन r। पॉइंट 1 के पास वेलोसिटी है v1, ये एंगल है θ1, ठीक है। पॉइंट 2 के पास वेलोसिटी है v2 और ये एंगल है θ2। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं सुनना। v1 के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v1 cos θ1, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा v1 sin θ1। इसी तरह से v2 के दो कंपोनेंट आएंगे, v2 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 cos θ2 और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा v2 sin θ2। अगर मैं कहूं कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखो तो आप बोलोगे सर 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं 2 को देखूंगा तो ऑफ कोर्स सेपरेशन तो r है, और 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। तो उल्टा करके जोड़ा तो v2 cos θ इस तरफ, v1 cos θ1 इस तरफ, तो इस तरफ वेलोसिटी आ गई है, कितनी आ गई, v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1। इस वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो तो इस तरफ वेलोसिटी आ गई है v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2। अब मैं यहां पर दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली ये कि पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल 2 के पास इस लाइन के लॉन्ग कोई वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऐसे हुई तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जाएगा और r बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी यूं हुई तो r घट जाएगा, ना तो r बढ़ना चाहिए ना r घटना चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास आ गई है कि v1 cos θ1 इज इक्वल्स टू v2 cos θ2। अच्छी बात है बेटा। दूसरी बात, पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट 2 के पास सिर्फ वेलोसिटी इस तरफ बची। इसका मतलब पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट 2 ऐसे घूम रहा है एंड एंगुलर वेलोसिटी इज लेट से ओमेगा। ये ओमेगा हमें बड़े आराम से लिखना आता है। याद कर बेटा, इसका एक फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r। 2 के पास वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में सिर्फ यही तो है भाई, इधर वाली वेलोसिटी आप जीरो कर चुके, सारी वेलोसिटी यही तो है। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज बेसिकली v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2, दिस इज v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो अगर आप कहो कि सर ओमेगा कितना होगा बेटा, ओमेगा विल बी लाइक दिस। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, इस तरह से आप यूज कर सकते हो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज को। ये ओमेगा वगैरह निकालने में, वेलोसिटीज को रिलेट करने में हम बड़े आराम से इस तरह की बातों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फेयर एनफ। आगे चलिए, नेक्स्ट इज अगली बात। एक छोटी सी बात और है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उसे डायरेक्ट भी लिखा सकता था, बट सुनने में आपको बड़ा अच्छी लगेगी, तो चलिए सुन लेते हैं। डेरिवेशन भी आसान सी लगेगी तो सुन सकते हो उस बात को। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक रिजिड बॉडी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। किसी रिजिड बॉडी के अंदर इस तरह से आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ऑफ कोर्स रिजिड बॉडी है तो ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, ए सी लेंथ, ऑल लेंथ्स आर गोइंग टू बी फिक्स।
all lengths are going to be fixed, it means that this angle theta is going to remain fixed. भाई बॉडी अगर रिजिड है तो पक्की बात है कि थीटा तो आपका फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी ये सारे के सारे रिजिड बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही थी कि ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है ये स्पेस में ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए कि AC लाइन जो है वो इस स्पेस के अंदर ओमेगा 2 से रिलेट कर रही है। सो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ओमेगा 1 वो रेट है जिसके कारण थीटा घट रहा है और ओमेगा 2 वो रेट है जिसके कारण थीटा बढ़ रहा है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज डी थीटा अपॉन डी टी, तो मैं बड़े आराम से बोलूंगा दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। माइनस किस बात का बेटा? माइनस इस बात का कि यूं आओगे तो थीटा घटेगा, यूं आओगे तो थीटा बढ़ेगा। तो ओमेगा बढ़ने की दर है तो प्लस, ओमेगा 1 घटने की दर है इसलिए माइनस। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर बॉडी तो रिजिड है और बॉडी अगर रिजिड है तो थीटा तो फिक्स है और थीटा अगर फिक्स है तो डी थीटा अपॉन डी टी तो जीरो आना चाहिए और डी थीटा अपॉन डी टी अगर जीरो आना चाहिए तो इट मीन्स दैट ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। सर ये ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 कोई बहुत शानदार रिजल्ट है क्या? बिल्कुल बहुत शानदार रिजल्ट है। ये रिजल्ट ऐसा कहता है कि ए के रेस्पेक्ट में चाहे तू बी ले, चाहे सी ले, चाहे डी ले, चाहे ई ले, चाहे एफ ले, चाहे कुछ भी ले, सबका ओमेगा रिजिड बॉडी पर सेम होगा। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होगी, ए के रेस्पेक्ट में सी की भी होगी, ए के रेस्पेक्ट में किसी की भी, सी के रेस्पेक्ट में ए की भी वही होगी, सबकी सेम होगी, सबकी सेम होगी, सबकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। सर इससे मतलब क्या इन्फ्रेंस निकल के आता है? इससे ये इन्फ्रेंस निकल के आता है कि मान लो कि कल को मैंने आपको कोई डिस्क दे दी ऐसे और मैंने कहा कि बेटा इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैंने एक बार ऐसा बोल दिया कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मेरे कहने का यह अर्थ भी है कि अगर ये पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट A है और अगर ये पॉइंट B है तो O के रेस्पेक्ट में A की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है और O के रेस्पेक्ट में B की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है। सबकी सेम, सबकी सेम, सबकी सेम। ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। मान लीजिए कि यहां पर कोई पार्टिकल है सी, तो ए के रेस्पेक्ट में सी की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। पूरी डिस्क का सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा डिफाइन है और उस ओमेगा से सारे के सारे पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अगर ओमेगा एक है तो अल्फा भी एक ही है और इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उस पूरे की पूरे रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो मोशन सर्कुलर है उस सर्कुलर मोशन का ओमेगा सेम रहेगा, उस सर्कुलर मोशन का अल्फा सेम रहेगा। इसीलिए हर रिजिड बॉडी के हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा बोलते हैं और हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में उस रिजिड बॉडी पर सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। पॉइंट तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आप उतने कन्विंस ना हो रहे हो, आपको लगता हो कि नहीं सर ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक बड़ा कोइंसिडेंस बोल रहे हो आप, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इस बात को प्रूव करने के लिए एक दो चीज़ें दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इसका प्रॉपर प्रूफ है, बट ठीक है, प्रॉपर प्रूफ तो यही था जो अपने किया। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई डिस्क और बीचों बीच से ये गुजरते हुए कोई एक्सिस, ये एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट अपन ने क्या किया कि इसको ओमेगा से घुमा दिया। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है सरकमफेरेंस पर बी, ये स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है और ये कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है। अब सुनना, अगर पूरी डिस्क ओमेगा से यूं घूम रही है तो ए वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी इस तरफ वी ए
और उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू स्मॉल आर। सही क्या मैंने? अगर ऐसे घूम रहा है तो बी वाले पॉइंट के पास बड़ा वेलोसिटी होगी ऐसे, और वो वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू कैपिटल आर। अच्छी बात है। सेंटर वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए का मोशन सर्कुलर, सेंटर वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी का मोशन भी सर्कुलर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन भी सर्कुलर ही है, और उसका ओमेगा भी वही है जो सेंटर के वर्ड ओमेगा था, वो भी ओमेगा सेम है। सर मैं नहीं मान पा रहा, मान जाओगे भी देखना। ये देखो ए, ये देखो बी, ए और बी के बीच का सेपरेशन मेरे पास है आर माइनस आर, और ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर ए के रेस्पेक्ट में बी की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ओमेगा कैपिटल आर इस तरफ, ओमेगा स्मॉल आर इस तरफ, तो बी के पास वेलोसिटी आ गई है ए के रेस्पेक्ट में, और सारी की सारी वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू है ओमेगा कैपिटल आर माइनस ओमेगा स्मॉल आर। तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और काश मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाऊं। लेट्स से इट इज ओमेगा डैश। ओमेगा डैश मेरे बच्चों को लिखना आता है कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो मेरे बच्चे बोले सर ओमेगा कैपिटल आर माइनस ओमेगा स्मॉल आर अपॉन ए से बी तक का सेपरेशन, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जैसे मैंने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को माइनस किया, आई थिंक इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी ओमेगा। ये भी ओमेगा आ गया। इसका मतलब इस सेंटर वाले ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए और बी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और ए के रेस्पेक्ट में भी बी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ओ के रेस्पेक्ट में जो ए की एंगुलर वेलोसिटी, जो ओ के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी, वही एंगुलर वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बी की, सेम। इसी तरह से मान लो कि यहां कहीं कोई पॉइंट है सी। कोई बच्चा कहता है सर तो ये सेम लाइन में थे इसलिए आंसर आ गया। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है सी मेरे पास कोई पॉइंट है। अगर ओमेगा से ये घुमा रहे हो तो सी वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी इस तरफ, ओमेगा इंटू कैपिटल आर। बी और सी के बीच को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके बीच का सेपरेशन है √2r। तो चलो पता करते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में सी के पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। चेक करते हैं। पहले तो ये चेक करते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में सी आखिर सर्कुलर मोशन कर भी रहा नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। चलिए कर लेते हैं चेक। कौन सा बड़ा टास्क है, करते हैं चेक। तो आप कहोगे कि सर ये रहा अपना बी, ये रहा अपना सी, ये रहा √2r। सी के पास वेलोसिटी है इस तरफ ओमेगा कैपिटल आर, इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ ओमेगा कैपिटल आर। ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45। इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आएगा ओमेगा आर बाई √2, इस तरफ आएगा ओमेगा आर बाई √2। इस सी के पास लाइन को खींच दिया। इस तरफ कंपोनेंट आएगा ओमेगा आर बाई √2, इस तरफ आएगा ओमेगा आर बाई √2। बेटा बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी को देख, तो तुम कहोगे सर बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी देखना है, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दूंगा। इस ओमेगा आर बाई √2 को उल्टा करके जोड़ा तो ओमेगा आर बाई √2 ओमेगा आर बाई √2 निपट गया। इस ओमेगा आर बाई √2 को उल्टा करके जोड़ दूंगा, बस वो बच जाएगी। तो आप कह सकते हो कि बी के रेस्पेक्ट में सी के पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी होगी वो ऐसे बचेगी, और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा आर बाई √2 प्लस ओमेगा आर बाई √2 कितनी होगी √2 ओमेगा आर। तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि इस तरफ जोड़ने वाली लाइन के नाम तो वेलोसिटी है ही नहीं। जो वेलोसिटी है वो सारी के सारी उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी एंड दिस एंटायर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी। सो इट मीन्स दैट बी के रेस्पेक्ट में सी जो है वो इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है, और काश मैं ओमेगा डैश लिख दूं तो मैं कहूँगा बेटा ओमेगा डैश विल बी, जो भी वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज √2 ओमेगा आर अपॉन बेटा बी और सी के बीच में सेपरेशन। बेटा बी और सी के बीच सेपरेशन इज ऑफ कोर्स √2r, और √2r कैंसिल, दैट अगेन कम्स आउट टू बी ओमेगा। एज यू कैन सी दैट मेरे ख्याल से तुम कन्विंस हो चुके हो कि इसका अर्थ ये हुआ कि डिस्क के हर पार्टिकल का हर दूसरे पार्टिकल के एस्पेक्ट में मोशन सर्कुलर ही है, और उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी वही है जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में
कहाँ की ये एंगुलर वेलोसिटी? डिस्क की है। तो इट मीन्स दैट if a sphere have angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, देन आई मीन दैट कि उस स्फीयर का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे होगा या सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। सर रेस्ट पे कैसे रह सकते हैं बेटा? रेस्ट पे तब स्फीयर यूं हो और बीचों बीच से एक्सिस गुजर रही हो, तो एक्सिस वाले जो पार्टिकल्स हैं ना वो तो सारे रेस्ट पे रहेंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या एक्सिस वाले पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बेटा क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन एंड विद द सेम ओमेगा सेम अल्फा। सो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा एक ही अल्फा डिफाइन करेंगे, अलग अलग ओमेगाज एंड अल्फाज डिफाइंड नहीं करेंगे। एक छोटी सी लाइन लिखिए बेटा, एक छोटी सी लाइन लिखिए। In a rigid body, each particle will be either at rest with respect to other or will perform circular motion with same omega. With same omega. When I say same omega, it means that बेटा कितने ओमेगा से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है वो बेटा पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता, सबका सेम रहेगा, सबका सेम है। अच्छा पॉइंट थर्ड, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा रोटेशनल मोशन को और समझते हैं। रोटेशनल मोशन को समझने से पहले बेटा एक बार मैं थोड़ा सा जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा उसको फिर से लिख रहा हूं। दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हालांकि आप जानते हो बेटा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? बेटा प्योर ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि बॉडी के हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी होना, सेम एक्सेलरेशन होना। कोई बड़ी बॉडी है और उसके हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी हो, सेम एक्सेलरेशन हो, देन वी से दैट इट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ये पेन है, ये पेन बेटा सिर्फ यूं चले या फिर यूं चले बट दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। दिस इज नॉट प्योर ट्रांसलेशन। अगर ऐसे रोटेट कर गया, दिस इज नॉट प्योर ट्रांसलेशन। पेन यूं जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारे पार्टिकल्स का सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम वेलोसिटी हो, सेम एक्सेलरेशन हो, तो हम कहेंगे कि वो प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है ऐसे, ये m1 मास, ये m2 मास, ये m3 मास। बॉडी तो बड़ी थी, मैंने ऐसे दिखाने के लिए 3 दिखा दी। बट मान लीजिए कि इस बॉडी को हमने ऐसे शिफ्ट करके यहां ले आए। दिस इज योर m2, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m3। मान लीजिए बेटा मैं m1 को चलाते यहां लेके आया, तो ऑफ कोर्स m2 को मैं चलाते यहां लेके आया, m3 को ऑफ कोर्स चलाते यहां पर ले आया। सबका सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, इवन सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मैं कहूं कि बेटा किसी टाइम पर मान लीजिए कि इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास वेलोसिटी v है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, तो आई वुड से कि m1v प्लस m2v प्लस m3v। भाई सबके पास अगर सेम ही वेलोसिटी है तो कॉमन ले लो उसको, और मेरे पास आ गया दैट इज कैपिटल M इंटू वी। कैपिटल M का मतलब पूरा मास। अगर आप मुझसे पूछोगे सर पूरे के पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, हालांकि बेटा नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक ही बात है, तो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, लेकिन एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज सिंपली m1a प्लस m2a प्लस m3a एंड एड देम ऑल। अगेन बेटा एक्सेलरेशन सेम, तो कैपिटल M बेटा बाहर निकाल लो, एक्सेलरेशन। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बेटा क्या कहूँ इसके लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर, इसके पास हाफ m2 v स्क्वायर, इसके पास हाफ m3 v स्क्वायर। बट अगेन m1 m2 m3 कॉमन लो, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन की बातें मैं पहले से पता ही थी, ऐसे कोई नई बात तो नहीं थी। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है इसका मैं पहले से आइडिया था।
ट्रांसलेशनल मोशन का आइडिया था, रोटेशनल मोशन का फिलहाल अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है, वही तो आइडिया हमें करना है, वही तो प्लान है हमारा। चलिए ये थोड़ा ऐसे कंपैरिजन के लिए लिख दिया, ना भी लिखो तो चलेगा, तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट इज प्योर रोटेशनल मोशन। बट नेक्स्ट इज प्योर रोटेशनल मोशन। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई रैंडम शेप की कोई ज्योमेट्री है, कोई बॉडी है, रैंडम शेप्ड ज्योमेट्री कोई ना कोई बॉडी है ऐसे। ये आपके पास कोई ना कोई एक्सिस है, एक्सिस ऐसी लाइन है जिसके अबाउट सारा का सारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सिस वो लाइन है जिस पर सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं, और इसके अबाउट बड़ा सारे के सारे अरेंजमेंट को ओमेगा से ये घुमा दिया। अगर इसके अबाउट ओमेगा से घुमा दिया तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे, 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 बाकी सारे पॉइंट घूम रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं तो यहां से r1 रेडियस दूर अगर यहां पर कोई m1 मास का पार्टिकल है तो वो ऐसे r1 रेडियस के अंदर घूम रहा है और उसके पास वेलोसिटी है v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r1। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई m2 मास का पार्टिकल है और अगर वो यहाँ से r2 डिस्टेंस पर है तो इसके पास स्पीड होगी ऐसे बाहर की तरफ v2 एंड दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू r2। मैंने तो दो दिखाए, ऐसे खूब सारे हो सकते हैं। मान लो बेटा यहाँ कहीं कोई m3 मास का पार्टिकल है, मैं ये थोड़ी करूँगा सिर्फ 3 ही पार्टिकल हैं, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल होंगे, और ये m3 मास का पार्टिकल मान लीजिए कि r3 रेडियस के सर्कल में ऐसे लगातार भाग रहा है विद स्पीड v3 एंड v3 इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू r3। ये जो लाइन है ये एक्सिस है, एक्सिस के सारे पॉइंट रेस्ट में, बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स तो चलिए बेटा मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा बताओ क्या कॉमन है, आप बोलो सर ओमेगा कॉमन है। सर स्पीड बराबर नहीं है, स्पीड तो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग है, स्पीड तो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग है। कुछ पार्टिकल्स तो एक्सिस पर ही हैं, उनकी स्पीड तो जीरो है, जो एक्सिस से जितना दूर है उसकी स्पीड ऑफ कोर्स उतनी ही ज्यादा है, तो स्पीड सबके बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं जिद कर लूं कि बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी लिख के बताओ, तो मेरे बच्चे बोले सर काइनेटिक एनर्जी लिख तो दे, लेकिन सर इस बार ऐसा नहीं बोल सकता कि हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, क्योंकि हर पार्टिकल की स्पीड बराबर है ही नहीं। अरे चलो कोशिश तो करो, कुछ तो करो। तो आप बोलोगे सर इसकी लिख सकता हूं मैं कि हाफ m1 स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m2 स्पीड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मैं कहूं बेटा कुछ कर सकते हो उसमें कॉमन वन, आप बोलोगे हाँ सर हाफ ठीक है, कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट है मेरे पास आ गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 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 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा सबका सेम था, उसे बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया हाफ समथिंग इंटू ओमेगा का स्क्वायर। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने जब प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक देखना तब आई थी हाफ mv स्क्वायर, अब आया हाफ i ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ समथिंग ओमेगा स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो हाफ सिग्मा ऑफ mi ri का स्क्वायर, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल है इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ये जो टर्म है बेटा मैं इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अब वैसे आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर थी, वहां पर वेलोसिटी थी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, वहां पर मास था, यहां पर I है, वहां पर मास इनर्शिया था, यहां पर I भी इनर्शिया ही है।
ये रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैटर कितना है, मास कितना है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मास जो है वो आखिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या वो एक्सिस के नजदीक है, क्या वो एक्सिस से दूर है। क्योंकि जरा ध्यान से देखो तो इस आई के अंदर क्या क्या जानकारियां छुपी हुई हैं। तो आप बोलोगे सर दो बेसिक जानकारी इसमें छुपी हुई है कि मास कितना है और मास एक्सिस से कितना दूर या कितना नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर मास नजदीक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑफ कोर्स हमारा ये जो आई है ये छोटा होगा, मास दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑफ कोर्स हमारा आई बड़ा होगा। लेकिन आप कह सकते हो कि इस आई की औकात वही है जो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मास की औकात थी। जो अहमियत मास की थी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, वही अहमियत इस पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे इस आई की है। मोमेंट, इसे हम नाम दे रहे हैं बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, एक बात और है यार कि भाई देखो, हमने जितने भी ट्रांसलेशन मोशन के सवाल किए तो मास अक्सर दिया रहता था। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है कि ना दिया हो, बस ये दे रखा हो कि मास आखिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है। तो हो सकता है कि हमें निकालना पड़े, तो यहां से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई के बारे में दो चार बातें बोलूंगा। बेटा पहला तो कोई एम आई मास एक्सिस से कितना दूर है उसका स्क्वायर, फिर ऐसे छोटे 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 मास लिखते जाओ और उन सब के लिए उनका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर जोड़ते जाओ। और मान लीजिए कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो I विल वेरी फ्रॉम 1 to n। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि समेशन को रिप्लेस कर दो इंटीग्रेशन से। एक्सिस से r डिस्टेंस दूर अगर dm मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो कि dm मास इनटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। ऐसे फिर छोटे 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 dm मास लिखते जाएं और उनके एक्सिस से दूरी अगर r होगी तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू r का स्क्वायर। इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कोई भी बात समझ में आती हो वो सारे के सारे मुझे लिखाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। आई के बारे में आपको कोई भी बात लगती हो कि सर मेरे को ये बात आपके फॉर्मूले से या फिर आपकी इस पूरी की पूरी कहानी से समझ में आई है, तो आप बड़ा मुझे सारी की सारी बातें लिखाओ कि तुम्हें क्या क्या पता लगा। आप बोलकर सर सबसे पहले तो मुझे यूनिट पता लगी इसकी, कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट है, बताओ बेटा क्या है, kg इंटू मीटर स्क्वायर। भाई मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मास थोड़ा हम kg में लिखना पसंद करेंगे, डिस्टेंस हम मीटर स्क्वायर में। सर डायमेंशन कैसे लिखूं, बड़ा सिखा रखा है। मास को हम कैपिटल M लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस को हम लेंथ मानेंगे तो लेंथ का स्क्वायर, लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं तो ml स्क्वायर। अगली बात बेटा वेक्टर लग रहा है स्केलर लग रहा है। हाँ बेटा स्केलर लग रहा है, मास भी स्केलर, डिस्टेंस का स्क्वायर भी स्केलर, तो ऑफ कोर्स ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अच्छा बेटा क्या ये जीरो हो सकता है, आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं हो सकता। अगर सारा का सारा मास एक्सिस पर ही लाई कर गया तो सर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका आर जीरो हो जाएगा। और अगर भाई मास सारा का सारा अगर एक्सिस पे है तो मास तो होगा, लेकिन एक्सिस से दूरी शून्य होगी, एक्सिस से दूरी जीरो होगी, और अगर एक्सिस से अगर दूरी जीरो होगी तो ऑफ कोर्स आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। तो जीरो हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है क्या, आप कह रहे होंगे मनी मन कि ना सर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ना तो मास नेगेटिव हो सकता, ना एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता। तो सर होगा तो या तो जीरो या पॉजिटिव, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। इसको अंग्रेजी में लिख सकता हूं नॉन नेगेटिव। आई रियली होप तुम समझ गए होंगे इस बात का अर्थ कि आइदर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और इट इज गोइंग टू बी जीरो। जीरो कब, जब सारा का सारा मास बड़ा कहां पड़ा हो, एक्सिस पे। अब अगली बात कि आखिर डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आपको सर ब्रॉडली तो ना ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मास कितना है एंड हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस। में ब्रॉडली तो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना तो मास है और एक्सिस के रेस्पेक्ट में आखिर ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है। तो चलिए एक बार के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन मास एंड हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस। अच्छी बात है, ये तो हम समझ गए।
लेकिन आखिर मास डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, ज्योमेट्री, डायमेंशंस, इवन डेंसिटी। भाई शेप, साइज, ज्योमेट्री से ऑफ कोर्स वॉल्यूम वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, एरिया चेंज हो सकते हैं, और अगर वॉल्यूम एरिया चेंज हो तो डेंसिटी भी चेंज हो ही सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि इट डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स मास, शेप, साइज, ज्योमेट्री, डेंसिटी एंड अदर डायमेंशंस। बेटा जो भी आपको और कुछ लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गया, एक चीज पर और डिपेंड करेगी बेटा, डिपेंड्स ऑन एक्सिस। इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस। सर एक्सिस पर कैसे डिपेंड की? बेटा अगर यही एक्सिस की बजाय अगर मैं एक्सिस यू ले लूंगा तो इस मास के डिस्टेंस चेंज, इस मास के डिस्टेंस चेंज, इस मास के डिस्टेंस चेंज, तो हो सकता है कि एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आए। तो जब भी मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा तो मैं इस बात का खास तौर से ध्यान रखूंगा कि आपको मैं सिस्टम भी दूं और सिस्टम के साथ साथ आपको यह भी कहूं कि बेटा बताना कि किस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऐसा नहीं कि बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैंने बोल दिया हो कि हाँ बताना बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। हमेशा एक्सिस स्टेटेड होगी, बिना एक्सिस के कभी भी हम आपसे ऐसे रैंडमली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारा सबसे पहला काम ही यही है कि हम अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान आसान छोटे छोटे सवालों से बेटा अपन स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स अपना लेवल बढ़ाएंगे, टफ से टफ भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम थोड़े से आसान सवाल से ही करेंगे। तो चलिए, मैं शुरुआत में बेटा कंटिन्यूअस बॉडी में लेकर डिस्क्रीट पार्टिकल्स ले रहा हूं, कुछ पार्टिकल्स ले रहा हूं और उनका मोमेंटम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स है और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। आपके पास इस तरह का सिस्टम है कि एक पॉइंट मास है m1 और इससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास है m2। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो आप कहोगे ना सर हम इतने बेवकूफ नहीं, जब तक आप हमें एक्सिस नहीं बताओगे तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बताएंगे, क्योंकि हर एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक्सिस दे रहा हूं, एक्सिस है ये m1 से पास होने वाली और m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है। मैंने इसको एक्सिस 1 बोल दिया। बेटा बताओ एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो आप कहोगे सर वेरी इजी, m1 मास मल्टीप्लाइड बाई इस m1 मास की एक्सिस से कितनी दूरी है? तो आप कहोगे सर ये m1 मास तो एक्सिस पे ही है, तो डिस्टेंस है 0, प्लस m2 मास, इस m2 मास की एक्सिस से दूरी कितनी है? एक्सिस से दूरी मतलब स्ट्रेट लाइन से दूरी। बेटा जब भी किसी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन से दूरी लिखते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। आप बोले सर कोई लोड नहीं है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही है, तो आप बोलोगे सर m2 इंटू आर का स्क्वायर। सो आई थिंक आंसर कम्स आउट टू बी m2 इंटू आर स्क्वायर। फेयर एनफ। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis? This angle is theta. I am stating it as axis number 2. What is moment of inertia about axis 2? करना जरा कोशिश। आप हो सर कोई दिक्कत नहीं है, m2 मास मल्टीप्लाइड बाई इस m2 मास की इस एक्सिस 2 से दूरी। बेटा इस एंगल को थीटा ले लो, अल्फा नहीं बेटा थीटा ले लो। ठीक है, m2 मास की एक्सिस से दूरी है। आप बोलो सर एक्सिस 2 पर ही तो m2 मास है, तो सर एक्सिस 2 से डिस्टेंस तो 0 है, तो m2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू इस m1 मास की इस एक्सिस से दूरी। बेटा r मत लिख देना,
पॉइंट की डिस्टेंस जब भी स्ट्रेट लाइन से पूछते हैं तो मेरे बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस होती है ये वाली परपेंडिकुलर। ये स्ट्रेट लाइन है एक्सिस और ये बेटा आपका पॉइंट है। डिस्टेंस बेटा हमेशा ये लिखते हैं। अगर ये r है, ये 90 है, तो ऑफ कोर्स ये वाले डिस्टेंस बेटा आपके पास r sin थीटा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो आप बोलो सर m1 इंटू r sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी m1 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। थर्ड एक्सिस, मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं। थर्ड एक्सिस, एक्सिस 3 is passing through center of mass and perpendicular to the line joining masses। क्योंकि बेटा अक्सर सवालों के अंदर लैंग्वेज में लिखी हुई आएगी, तो कम से कम लैंग्वेज पढ़ना तो सीख लें। बाकी तो बेटा होता रहता है, लैंग्वेज पढ़ना सीख लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। एक्सिस 3 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो गया, परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द मासेस। सोचते हैं पहले सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। m1 और m2 को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, उन दोनों को जोड़ने वाले पे कहीं नहीं। अगर मास बेटा अगर एग्जैक्टली सेम हुए तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, अदरवाइज यहां कहीं होगा। ये डिस्टेंस बेटा मैंने आपको लिखना सिखा रखी है। अगर ये r1 है और अगर ये r2 है तो बेटा मैंने आपको ये r1 r2 लिखना सिखा रखी। नहीं याद हो, देखो इक्वेशन बोलता हूं कि r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r, और दूसरी इक्वेशन थी m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है। इससे आपका r2 आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r1 आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। लेकिन आप बोलोगे सर इस पॉइंट से गुजरने वाले तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों एक्सेस हो सकती है। सर ये भी एक्सेस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कौन सी एक्सेस बेटा? इस से पास होने वाली वो एक्सेस जो m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इट मींस दैट दिस इज योर एक्सेस थर्ड। दिस इज योर एक्सेस थर्ड, m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। हो गया हमारा काम। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेट्स से I3, दैट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। देखना बेटा क्या आया, m1 r1, r1 कितना बेटा? r वह है m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2, r2 कितना बेटा? r2 है m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक m1 m2 मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे ख्याल से मेरे पास आंसर आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, इसका एक नाम निकाल सकते हो, रिड्यूस्ड मास। इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनी की रिड्यूस्ड मास को नया मास आ गया, सिर्फ लिखने की स्टाइल है। ठीक है। तो वो क्या है कि रिड्यूस्ड मास इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूस्ड मास। कभी नाम भी आ सकता है बड़ा आगे भी जाके, ये वाला जब आएगा तब देखेंगे, तब तक ठीक है। कभी कोई पूछ ले क्या होता है रिड्यूस्ड मास, तो बोल देना कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। और क्या। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो इस तरह से अगर पार्टिकल्स पढ़े हो तो हम बड़े आराम से इन पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। अगर बॉडी बड़ी हुई, अगर बॉडी थोड़ी सी लार्ज हुई और कंटिन्यूअस हुई, ऐसे पार्टिकल्स ना हुए, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमें हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो रिजल्ट्स आए हमें वो याद भी रखने पड़े, हो सकता नहीं बेटा रखने ही पड़ेंगे।
बहुत सारे रिजल्ट तो हम लोगों को याद ही रखने हैं, वो याद होंगे तो हमारा खूब सारा समय बचेगा, हम खूब सारा काम निपटा पाएंगे, है क्या नहीं? तो चलिए, सिचुएशन ऐसी है कि हेडिंग लिखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कोई यूनिफॉर्म रॉड है और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालते हैं बेटा। आपके पास रॉड ऐसी बेटा, ऐसे m मास की n लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। यहां पर यूनिफॉर्म बोलने का अर्थ है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है कि नहीं? हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अबे निकाल तो लेंगे, पहले बताओ कहां से, पहले बताओ कौन सी एक्सिस से। किसी ने कहा कि सर इसी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सर ये जो रोड से गुजरने वाली एक्सिस है इससे निकालो। तो इस रोड का जितना भी डीएम 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 सारा मास है, सारा मास तो उसी एक्सिस पे है। तो बोल देना कि सर सारा मास अगर उसी एक्सिस पे है तो डीएम इंटू जीरो स्क्वायर, डीएम इंटू जीरो स्क्वायर, डीएम इंटू जीरो स्क्वायर जोड़ो तो क्या आएगा? जीरो। तो क्या अगर मुझसे पूछ ले कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो हमारा जवाब होगा जीरो। मान लीजिए कि इस एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी एक्सिस है एस, ये एक्सिस 2 है, ये पहली वाली एक्सिस के पैरेलल है और ये डिस्टेंस d है। और मुझे इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई हैव सम प्लान कि चलिए छोटा सा डीएम मास लेते हैं, ले लिया, और रॉड पे डीएम मास लेना आसान सा काम है। इस डीएम मास की, ओहो सॉरी बेटा, ये dx तो इसकी थिकनेस है, इसका मास डीएम आएगा, वो हमें लिखना आता है। इस डीएम मास की एक्सिस से दूरी, आप बोलोगे सर एक्सिस से दूरी तो d है। चलो इस छोटे से डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। आप बोलोगे सर मास अगर छोटा सा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो छोटा सा। उस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिख दिया डी। वो होगा ये छोटा सा मास डीएम इनटू ये दूरी का स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर पूरी रोड का निकालना आता, सर पूरी रोड का निकाल देंगे, पूरी रोड का निकाल देंगे। पूरी रोड का निकालने के लिए फिर यहां पर डीएम, फिर यहां पर डीएम, फिर यहां पर डीएम, डीएम 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 सबको जोड़ देंगे। लेकिन तो चाहिए यहां डीएम ले, चाहे यहां डीएम, चाहे यहां डीएम, चाहे यहां डीएम, डीएम 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 डीएम, हर डीएम डीएम का यहां से एक्स से डिस्टेंस तो डी रहेगी। तो अगर तुम बड़ा मुझसे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछोगे तो मैं कहूंगा इंटीग्रेट कर लो, और आप बोलो सर इंटीग्रेशन से मैं डी स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि चाहे डीएम मास यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, सारा सारा मास तो ऐसे के डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और डीएम का इंटीग्रेशन डीएम डीएम जोड़ो तो एम ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी एम डी स्क्वायर। एक मजे की बात और, अगर इस रॉड पर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता लेकिन टोटल मास एम ही होता, तब भी आंसर ही आता। सोचो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम डी स्क्वायर ही आता, इवन इफ द मास वाज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मान लो कि रॉड के पास कहीं मास कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा होता, तब भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आता, क्योंकि मास तो सारा का सारा डी डिस्टेंस पे है। व्हाई शुड आई केयर कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है? अगर सारा सारा मास अगर डी डिस्टेंस हो तो सीधा लिख देंगे मास इंटू डी का स्क्वायर, इवन इफ द मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर टोटल मास m है तो नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर मान लो टोटल मास m है तो मुझे किस बात की चिंता थोड़ी कि यहां पर कम है यहां पर ज्यादा है। अगर सारा सारा मास अगर डी डिस्टेंस पे तो सीधा बोल दो एम डी स्क्वायर। तो यू कैन से कि इवन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी बड़ा आपका आंसर तो यही आएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
लेकिन हमने बेटा अभी तक तो ना जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो तो निकाले नहीं बेटा रॉड के, स्टैंडर्ड निकालते हैं। अभी तो बेटा जो आसान आसान काम था ना अपन ने तो वो किया है कि एक्सेस के अबाउट 0 होगा, रॉड के पैरेलल अगर डी डिस्टेंस पर एक्सेस हो गया तो एम डी स्क्वायर हो गया, तो बहुत ही ऑब्वियस थे। जो स्टैंडर्ड है वो निकालते हैं। फिर से वही रॉड बेटा, एम मास एन लेंथ, इस बार पक्का यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंड दिस इज एन एक्सिस। बताओ इस एक्सिस के बारे में कुछ बातें बताओ। आप बोलोगे सर ये जो एक्सिस है इट इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर ये रॉड है तो दिस इज द एक्सिस। एक्सिस इज पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। रॉड के एंड से गुजर रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो दिस एक्सिस इज, वर्ड्स में लिखना बेटा, passing through end of rod and perpendicular to rod, और रॉड के परपेंडिकुलर। सर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकालते बेटा वही काम, छोटा सा डीएम मास, उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, यही तो प्लान था, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि सारा का सारा मास बड़ा सेम डिस्टेंस पे है, कोई मास 0 डिस्टेंस पे है, कुछ x कुछ l/2 पे है, कुछ 3l/4 पे है, बेटा कुछ l पे है, अलग अलग पे है। तो आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कीजिए, यहां से x डिस्टेंस दूर जाइए और एक छोटा सा कट लगा लीजिए जिसकी थिकनेस हो dx। इसका मास कितना आएगा बेटा, मैं कई बार सिखा चुका आपको, l लेंथ का अगर मास है m तो 1 लेंथ पर मास है m/l, जिसको आप लैम्डा भी लिख सकते हो। तो dx लेंथ का मास है m/l इंटू dx या फिर लैम्डा इंटू dx। तो इस इतनी सी थिकनेस पर चिन्ना सा मास है, इसलिए dm लिख दिया, उसको मैं लिख सकता हूं m/l इंटू dx। आप तो सारे काम धाम भूल के एक बात तो कि इस एक्सिस के अबाउट क्या इतने से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा छोटा सा चिन्ना सा, वो आएगा डी आई, वो होगा इसका तो मास dm मल्टीप्लाइड बाई इसकी यहां से एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। तो कोई मेरा बच्चा बोलेगा सर इसकी दूरी x लिखूं या x प्लस dx लिखूं या बीचों बीच वाले पॉइंट के लिए x प्लस dx/2 लिखूं। तो मैं कहूंगा बेटा तूने dx लिया ही इतना छोटा है कि चाहे तू x लिख, चाहे x प्लस dx लिख, चाहे x प्लस dx/2 लिख, एक ही बात है। हमने एलिमेंट लिया छोटा है इसलिए कि इस तरह की बहस ना करनी पड़े, तो लिख दो x का स्क्वायर। सर ये dm कितना है बेटा, सिखा तो रखा है m/l इंटू dx। सर मुझे तो सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इतने छोटे से एलिमेंट का नहीं चाहिए बेटा, छोटे से एलिमेंट का नहीं चाहिए, पूरी रॉड का चाहिए। तो ऐसे छोटे 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 डीएम लेते रहो, और ये छोटे छोटे डीएम लेने के लिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी पड़ेगी, 0 से लेके n तक। बन गया अपना काम, तो बन गया अपना काम, अपने तो फोड़ दिया। m/l बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से n। और आई थिंक बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ गया ml²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml²/3। मैंने आगे रिमेंबर लिख दिया है इसलिए क्योंकि आखिर में रखना तो याद ही है। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिल्कुल याद रखो, बेझिझक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल याद रखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मेरा मन है ना एक एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है, हालांकि वो रिजल्ट आपको याद नहीं करना, लेकिन यार ये एरोडो में एक सवाल है, उसमें आपको जो एक्सिस है ना वो यूं दे रखी है ऐसे, रॉड तो यूं है, एक्सिस यूं नहीं है, एक्सिस यूं है, रॉड के साथ एंगल थीटा बनाते हुए, और इस एक्सिस के वर्ड को रोटेशन वगैरह करा रहा होगा, बात की बात हो, तो मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो दिस इज द एक्सिस दे आर टॉकिंग अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये रॉड के साथ एंगल बना रहा है थीटा।
क्या करें, वही काम, x डिस्टेंस गए, छोटा सा कट लगाया, मास आया इतना, काश इस मास की मैं इस एक्सिस से दूरी लिख पाऊं। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस मास की दूरी इस एक्सिस से x नहीं है। अगर ये पॉइंट मास है तो इस पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और सर ये डिस्टेंस x नहीं है, जरा गौर से ध्यान देखो, ये कितनी बेटा x का साइन थीटा। ये अगर x है, ये थीटा है, तो ये x cos थीटा, ये x का साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि इस छोटे से एलिमेंट का, इस चिन्ह से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा, इसका चिन्ह सा मास मल्टीप्लाई बाय इस चिन्ह से मास की इस एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। दूरी बेटा x नहीं है, x साइन थीटा है। साइन थीटा तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अगर आपका याद रखने का मूड हो तो याद कर सकते हो कि ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3, इस एक्सिस के अबाउट आएगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। जरा सोचो, इसी थीटा को अगर 90 रख दोगे तो ये वाला आंसर आना चाहिए। चेक करो, थीटा को 90 रखा तो साइन 90 होता है 1, आंसर आ गया ml²/3। क्या सच्ची में इस एक्सिस के बाद ml²/3 होता है क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। सर थीटा को 0 रख दूं तो 0 0 0 0, बेटा 0 रख देगा तो साइन 0 तो 0, उसका स्क्वायर भी दो भगवान की दया से 0। तो सर इस एक्सिस के बाद कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो 0 आना चाहिए। आप बोलो सर आना ही चाहिए। अगर मैं इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुका हूँ ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को 0 रखने का मतलब मैं इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूँ, और इस एक्सिस के बाद हम पहले से निकाल चुके, कितना आएगा 0। तो ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा भी अच्छा डिसेंट फॉर्मूला है, कभी लग जाए तो अच्छी बात है बेटा। इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 करोगे थोड़ा वो पहले वाला सवाल हो गया जो अपन ने किया था, और अगर हमने थीटा इज इक्वल्स टू 90 रख दिया तो बड़ा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे उसको सोच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखें बेटा इस बात को कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3 और इस एक्सिस के अबाउट आएगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को 90 रखोगे ये वाला आंसर आना चाहिए, थीटा को 0 रखोगे ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, बड़ा होमवर्क। सेंटर ऑफ मास की बेटा वैसे मैं लगभग सवाल पढ़ाते लगभग सारे सवाल दे चुका था शीट के, फिर भी कहीं कहीं कोई सवाल बचे हों तो शीट कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों के पास भी समय हो, सबको नहीं बेटा, जिनके पास समय हो, समय बहुत कम रहता तुम लोगों के पास, बट फिर भी किसी के पास समय हो तो आप सेंटर ऑफ मास की HCV भी निपटा सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, मर्जी है। ठीक है, बाकी बेटा ठीक है, इसके सवाल तो बड़ा स्टार्ट किए अपन ने, कल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल। ठीक है, चलिए कल तक के लिए गुड बाय।